नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। आखिरकार भारत की तरफ से पाकिस्तान को एक के बाद एक मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और पाकिस्तान को अलग थलग करने की नीति रंग भी ला रही है। सार्क सम्मेलन का जैसे ही भारत ने बहिष्कार किया, उसी वक्त पिक्चर क्लियर हो चुकी थी कि आने वाला सार्क सम्मेलन निरस्त होगा और हुआ भी कुछ ऐसा। वर्तमान अध्यक्ष नेपाल ये जानता है कि भारत के बिना ये सम्मेलन अधूरा होगा और यही वजह रही कि सार्क सम्मेलन को रद्द कर दिया गया है। भारत के लिए एक बड़ी जीत है। दूसरी ओर अगर हम विदेशी मीडिया की बात करें तो विदेशी मीडिया भी अब पाकिस्तान को सलाह दे रहा है, नसीहत दे रहा है कि भाई सुधर जाओ, क्योंकि जिस रणनीति को, जिस संयम की नीति को आप हल्के में ले रहे हैं वो आपके लिए आने वाले वक्त में मुसीबत का सबब बन सकती है। तो क्या पाकिस्तान अब इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेगा? पाकिस्तान जो कि आतंकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, आतंक की इस खेती को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध होगा? इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि किस तरीके से भारत ने दिया है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उड़ी हमले पर पीएम मोदी के रुख का समर्थन किया और पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगाने की सलाह दी। जर्नल ने लिखा कि पाकिस्तान भारत की स्ट्रैटेजिक पॉलिसी को लेकर लंबे समय तक उसके सब्र का इम्तिहान नहीं ले सकता। अगर इस्लामाबाद नरेंद्र मोदी का सहयोग करने का ऑफर ठुकराता है तो एक अछूत देश की तरह अलग थलग पड़ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अभी संयम रखे हुए हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं रह सकता। वॉल स्ट्रीट ने मंगलवार को लिखा, मोदी लगातार सुलह की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की खस्ता हालत को दर्शाते हुए अखबार ने लिखा, अगर पाकिस्तान मोदी के सहयोग के ऑफर को ठुकराता है तो वैश्विक बिरादरी में अलग थलग पड़ जाएगा। अभी भी पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी ही है। पीएम मोदी की दृढ़ता की तारीफ करते हुए अखबार ने खबर छापी कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने हमेशा अपना मॉरल ऊंचा रखा, लेकिन पिछली बीजेपी और कांग्रेस सरकारें इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करने में नाकामयाब रही। अखबार ने पाकिस्तान को खदेड़ा है और पाक को प्रॉक्सी वॉर करने वाला देश बताया। मोदी की तारीफ करते हुए जर्नल ने लिखा कि पाकिस्तान पर हमला करने की जगह मोदी ने पाक को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अलग थलग करने की पॉलिसी अपनाई। पाक का ये खेल तब तक चलता रहेगा जब तक पाक मिलिट्री आतंकी गुटों को समर्थन देना बंद नहीं कर देती। बिना बंदूक उठाए, बिना खून बहाए पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने की ठान चुकी भारत सरकार ने सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार किया था। भारत का समर्थन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने किया था, जिसके बाद सम्मेलन को रद्द कर दिया गया। नेपाल के पीएम पुष्पकमल अभी काठमांडू में नहीं है। पुष्पकमल के लौटने के बाद फैसले पर हस्ताक्षर होंगे। सम्मेलन के बॉयकॉट की शुरुआत अफगानिस्तान ने की थी। भारत सरकार की इस पहल से पाकिस्तान को उसकी औकात का पता चलेगा, जिस देश का काम आतंक को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने पाकिस्तान पर अलग थलग तरीके से नकेल कसने की पहल की, जिसमें सिंधु जल समझौते की समीक्षा से लेकर संयुक्त राष्ट्र में सुषमा स्वराज का भाषण शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड और जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को जल्द ही आतंकी घोषित कर सकता है। भारत ने पहले भी यूएन से मसूद अजहर को आतंकियों की सूची में डालने का आग्रह किया था, लेकिन चीन के अड़ंगे ने भारत की कोशिश पर पानी फेर दिया था। इस मामले को 6 महीने बीत चुके हैं और चीन के तकनीकी अड़ंगे की मियाद भी खत्म हो चुकी है। अगर चीन इस बार भारत की कोशिशों में फिर से अड़ंगा नहीं डालता तो इस खतरनाक आतंकी को यूएन जल्द प्रतिबंधित कर देगा। संयुक्त राष्ट्र परिषद के 14 अन्य सदस्य पहले ही भारत के प्रयास का समर्थन कर चुके हैं और तकनीकी अड़ंगे की अवधि खत्म होने तथा चीन की तरफ से दोबारा कोई आपत्ति नहीं किए जाने का आवश्यक रूप से ये मतलब होगा कि अजहर के मंसूबों का गला घुटने से अब कोई नहीं रोक सकता। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ
पुलिस सैनिक। तमाम तरीके से कूटनीतिक स्तर पर भारत पाकिस्तान को अलग थलग करने की नीति में सफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या अब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, ये भी अब समझना जरूरी हो जाता है। मेरे साथ बिना समय गवाए आज के पैनलिस्ट से जुड़ चुके हैं। आपका उनसे वास्ता कराती हूँ, परिचय कराती हूँ। बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ पैनलिस्ट का। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल SP सिन्हा साहब, साथ ही साथ बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी। मेरे साथ ही साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजनयिक और विदेश मामलों के जानकार OP गुप्ता साहब, और साथ ही साथ पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट नुसरत अमीन साहब भी इस पैनल का हिस्सा हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं फर्स्ट कमेंट चाहूंगी आप चारों मेहमानों से, शॉर्ट फर्स्ट कमेंट। SP साहब आपसे शुरू करते हैं। जिस तरीके से हम बीते कई दिनों से ये मसला उठा रहे हैं और मीडिया में भी छाया हुआ है, आपको लग रहा है कि जो अलग थलग करने की नीति की शुरुआत हुई थी वो नीति अब सफल होती हुई नजर आ रही है? एकदम। मोदी जी, माननीय मोदी जी जो हैं वो मल्टी प्रोंग्ड अटैक कर रहे हैं और ऑफेंसिव पे जा रहे हैं पाकिस्तान के संदर्भ में। देखिए, विश्व पटल पे, यूनाइटेड नेशंस के पटल पे जो हिंदुस्तान जो सही चेहरा है और चरित्र है पाकिस्तान का, वो विश्व को दिखा रहा है। और सार्क समिट को पे ऑब्जेक्शन लेके और उसमें अपनी गैर हाजिरी बता के ये पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत अच्छी हो रही है। और दूसरी बात ये है कि एज ए पैरेलल हिंदुस्तान सरकार एक अलग प्लेटफॉर्म, सार्क यदि कमज़ोर होता नज़र आ रहा है तो जो हमारे जो बाकी पड़ोसी देश हैं उनके भलाई में कमी नहीं हो, उसके लिए जो 2 पैरेलल इनिशिएटिव्स हैं, एक है BBIN बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल इनिशिएटिव, और दूसरा है बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। तो यदि ये 2 प्लेटफॉर्म को हम और संगठित करेंगे और मजबूत करेंगे तो सार्क ऑटोमेटिकली कमज़ोर होता जाएगा। और सार्क समिट के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि 8 सदस्यों का देश है, सब समूह है, और इस 8 समूह में सार्क के मैंडेट के अनुसार यदि कोई भी देश मना करता है कि हम नहीं मीटिंग अटेंड करेंगे तो कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है। तो अभी तो एक के देश की बात नहीं है, अभी तो 4 देश 50% जो मना किया है, और नेपाल भी फैसला इस विषय पे कर लेने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान धीरे धीरे आइसोलेट होता जा रहा है, उसका सही चेहरा विश्व देख रहा है। और अभी जितना जल्दी विश्व पाकिस्तान का सही चरित्र समझे उतना बेहतर है। आपके पास आऊंगी सिन्हा साहब। मैं OP जी के पास जाना चाहूंगी, पूर्व राजनयिक हैं। अब OP साहब, जो कदम उठाया जा रहा है भारत की तरफ से, तमाम रणनीति हम देख रहे हैं, चाहे वो सिंधु समझौता को रद्द करने की बात हो, मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा छीनने की बात हो, या फिर तमाम तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अलग थलग करने की नीति हो, और अब सार्क में नहीं जाना, ये जो कदम है भारत को मजबूती प्रदान तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मजबूती पाकिस्तान को उसके रास्ते में, उसके चलने के रास्ते में लड़खड़ाने के लिए काफी है, या फिर कुछ और कदम उठाने की जरूरत है? नहीं, ये कदम अच्छे कदम हैं और सही डायरेक्शन में कदम है। इसको सस्टेन्ड रूप में मेंटेन करना चाहिए, और धीरे धीरे जितने भी दूसरे देश हैं उनके कैपिटल्स में अपने राजदूत जाके इस चीज़ को एक्सप्लेन करें, जिससे कि एक इंटरनेशनल कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान खड़ा होगा। और इसमें हमें पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म करार करना चाहिए। इससे हम लोगों का जो है बॉर्डर पर टेंशन कम होगा। पाकिस्तान पर चारों तरफ से प्रेशर पड़ना चाहिए, बिल्कुल जो पड़ रहा है, जिसकी शुरुआत हो गई है। जी, मैं नुसरत साहब के पास जाऊं उससे पहले मैं सुदेश वर्मा जी से सवाल करना चाहूंगी। सुदेश जी, तमाम तरीके से जो एक्शन लिए जा रहे हैं कूटनीतिक स्तर पर स्वागत योग्य है। भारत देश भी कुछ ऐसी ही चीज़ें चाह रहा था, भारतवासी ऐसी ही चीज़ें चाह रहे थे कि पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए कुछ तो किया जाए, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन थोड़ा अलग हट के मैं अगर देखूं कि सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर भी ऑपोजिशन ये कहता है कि आप अपनी पॉलिसी पे क्लियर नहीं हैं। क्या कमी रह जा रही है? क्या कोई कमी रह जा रही है? कमी हम लोगों में तो नहीं है, कमी अपोजिशन में है कि वो समझ नहीं पा रही है। अगर कमी की बात करें तो हम में इतना ही कमी है कि हम उनको नहीं समझा रहे,
देश की जनता तो समझ रही है, वो हमारे साथ है। देखिए, एक वैचारिक जो लड़ाई है हमने छेड़ी थी नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे आतंकवाद के खिलाफ, और हर फोरम में उसके बाद मोदी जी जहाँ जहाँ गए पूरे विश्व में, जिस भी देश में गए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को प्रायोरिटी बनाया और पूरे विश्व को बताया कि आतंकवाद के मुद्दे पर आपको एकजुट होना पड़ेगा अगर आप सीरियस है तो। और उसी का रिजल्ट आपको दिख रहा है। देखिए, जैसे आपका कोई पड़ोसी है, अगर बदमाशी ही करता रहे तो आप क्या करेंगे? आप उसको आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन कोई भी देश इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। अगर वो आइसोलेट हो जाता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, और पाकिस्तान वो क्राइसिस फेस करने जा रहा है। सार्क तो शुरुआत है। सार्क को पाकिस्तान की ज़रूरत है या नहीं, इस पर भी विचार करने की बात है, क्योंकि पहली बार देखिए पाकिस्तान ने हर बार ऐसा ही किया है, और सार्क की ज़रूरत शायद पाकिस्तान को नहीं है। तो इस बात को रियलाइज़ करके भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि बाकी देश क्यों सफ़र करें। आप देखिए, आने के बाद जैसे भारत ने बोला कि हम सार्क के लिए सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने बोला था सार्क के लिए एक कोई ऐसा हो जो हेल्थ स्कीम हो, इस तरह की बात की। सार्क में पॉवर्टी एलिविएशन हो, कैसे हो, ये बात जब हो रही है तो पाकिस्तान के कारण दूसरे लोग क्यों सफ़र करें। और देखिए, आइडियोलॉजिकल लड़ाई की जब मैं बात बोलता हूँ तो मैं जो पाकिस्तान का क्लेम है कि वो इस्लामिक नेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो क्लेम धराशायी हो जाता है कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश आज भारत के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। और पूरे विश्व में आप देखेंगे कि ये जो इस्लामिक है ना, कि हम इस्लामिक हैं और उसके हम इस्लामिक कंट्रीज़ के हेड बन जाएंगे, ये पाकिस्तान का सपना ही रह जाएगा, क्योंकि सारे इस्लामिक कंट्रीज़ भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आतंकवाद और इस्लामिक नहीं। चलिए नुसरत साहब, मैं अब आपके पास आती हूँ। आपने हमारे तीनों पैनलिस्ट की यहाँ बातें सुनी हैं। मैं एक सवाल आपसे करूँगी। मुझे याद है जब लंदन में पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे तो उन्होंने कहा था कि सार्क में भारत आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, सार्क समिट में दूसरे देश तो आएंगे ही आएंगे, मुझे इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस तो उस पर तो साफ तौर से पानी फिर गया। आज भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सरीके देश भारत के साथ खड़े हैं। क्या पाक को अब समझ जाना चाहिए कि उसे सुधरने का समय आ गया है, और अगर नहीं सुधरेगा तो आने वाला वक्त और भी ज्यादा बर्बादी की ओर लेकर जाएगा? नुसरत साहब, देखें, सुधरना किसको है ये अभी मैं अकेला तो यहाँ फैसला नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम किसी मुल्क पर मिलिटेंसी करने के हवाले से इल्ज़ाम लगाते हैं, या हम किसी मुल्क के ऊपर गलत पॉलिटिकल मूव्स चलने के हवाले से गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, सही या गलत जो भी है, स्ट्रेटेजिक गलती का इल्ज़ाम लगाते हैं या इंटेंशंस की गलती का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि ये वैरायटी ऑफ मिस्टेक्स हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। कई तरह की गलतियां की जाती हैं, जिसमें मिलिटेंसी भी है, पॉलिटिकल भी है, डिप्लोमेटिक एरर्स भी हैं, सब है। तो मेरा ख्याल है कि जो ये गलतियां करता है वो सबको सुधरने की ज़रूरत है। अगर आपके प्रधानमंत्री ने या आपकी गवर्नमेंट ने एज ए स्टेट, आपके मुल्क ने कोई डिसीजन है जो आवाम के फ़ायदे में नहीं है इंडिया के, तो उसको भी सुधरने की ज़रूरत है। इसी तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो रिजर्वेशंस हैं इंडिया की, उसको पाकिस्तान को समझना ज़रूरी है। ठीक है जी, यही है ना आपका नुक्ता नज़र, यही आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। जी जी जी, अभी तमाम लोग जी मेरी बात सुन लें। हाँ। अब आपका व्यू यह है कि पाकिस्तान को इंडिया की रिजर्वेशंस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए और उसकी शिकायतें, अगर फ़र्ज़ कीजिए, यानी मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स की बात कर रहा है तो भी ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की बनती है कि इस तरह के वाक़यात का कोई सद्जवाब करे या इसका कोई सोल्यूशन देखे। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के तमाम मामलात को डील करने के लिए फोरम की ज़रूरत होती है, चाहे वो बायलैटरल हो, चाहे वो मल्टी नेशनल हो या एक से ज़्यादा मुल्कों के मुल्क हो। ठीक है। अगर आप इस तरह के फोरम को, चाहे वो पाकिस्तान ने किया, चाहे वो इंडिया ने किया, अगर पाकिस्तान ने बाइकआउट किया, गलत किया, अगर इंडिया इस बात पे खुश है, तो मुझे हैरत है, और मेरे कुछ दोस्त जो यहाँ बैठे हैं जो इस बात पे खुशी मना रहे हैं कि साथ कमजोर किया। मैं समझ सकती हूँ, आपकी सीमा, आपके दायरे को समझ सकती हूँ, आप घुमा कर बात कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है वो आप भी समझ रहे हैं, और इस वक्त भारत में बैठा हुआ हर एक बाशिंदा समझ रहा है। जनरल सना साहब कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं। जनरल साहब। नुसरत साहब, मैं आपसे एक बहुत, आप हृदय पे अपना हाथ रख के कुरान की कसम लेके बोलिए, जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका सही माने में उत्तर दीजिएगा और केस को घुमाइएगा नहीं। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या
पाकिस्तान आतंकवाद को हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट करता है कि नहीं करता है? क्या आतंकवादियों को पनाह देता है कि नहीं देता है? क्या उनको फंडिंग करता है कि नहीं करता है? इन 3 प्रश्नों का मेहरबानी करके मुझे उत्तर दे दीजिए, और अल्लाह को एकदम गवाह बना के ही बोलिएगा, आप पॉलिटिकल आंसर मत दीजिएगा प्लीज। देखिए, पहले तो लावनी ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी से काम लिया है, ये कहते हुए कि मैं जो कि उनके कहने पे बैठा हूँ, उनकी रिक्वेस्ट पे बैठा हूँ। सर हमें अच्छा लग रहा है आप। मैं घुमा फिरा के बात कर रहा हूँ, ये एक गलत बात है। सर देख मैंने ये भी कहा कि आपके दायरे और आपके सीमा को मैं समझ सकती हूँ। आप जिस देश में बैठे हुए हैं सर, आप अगर सच्चाई स्वीकार कर लेंगे और सच्चाई कबूल कर देंगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, हम खुद समझते हैं। नुसरत साहब नो कमेंट्स बोल दीजिए, नो कमेंट्स बोल दीजिए। हम समझ सकते हैं सर। नुसरत साहब नो कमेंट्स बोल दीजिए। जनरल साहब, मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। मैं पहले लावनी से मुखातिब हूँ। अच्छा। देखिए, मैं कितनी ही गलत बात कर सकता हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा गलत बात कर सकता हूँ। हाँ। लेकिन आप इस तरह जो रिस्पॉन्ड कर रही है ना कि नुसरत साहब डोंट बी पर्सनल सर, सवाल घूम रहा है सर। हम डिबेट पे बैठे हुए हैं, हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक अच्छा माहौल बनाने की अगर कोशिश कर रहे हैं, बतौर वरिष्ठ पत्रकार मैं आपसे वैसे ही जवाब की उम्मीद करती हूँ। हमारे देश में बैठा हुआ हर एक दर्शक आपसे वैसे ही जवाब की वैसे ही उम्मीद करता है। और साहब, जनरल साहब जो पूछ रहे हैं, मेरा जो मजमून था वो भी लगभग वही था। आप जो कह रहे थे कि जो भी गलत है उस फोरम पे बातचीत को लाकर रखे, तो पाकिस्तान ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब कि पाकिस्तान में आतंकवाद पलता है। लावनी जी मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिलवाइए। अभी लावनी बिल्कुल वही हो रहा है। मैंने पहली बार कल आपके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देखी यूट्यूब पे, और जो मेरा खदशा था वो बिल्कुल ठीक निकला। आप सब लोग बोल रहे होते हैं और आपका वॉल्यूम कंट्रोल रूम से हाई होता है और मेरा वॉल्यूम कंट्रोल रूम से 0 कर दिया जाता है। जनरल साहब ने आपसे सवाल किया, उस सवाल का जवाब दे दें। देखिए, बात यह है कि आपने मेरी इस बात को आपकी दबा आवाज दिया। भी उसी बुलंद आवाज तरीके से, उसी बुलंद तरीके से लोगों के बीच रखी जाती है। सर, आप जनरल साहब के सवाल का जवाब दे दें। मुझे लगता है कि हमारे पास, आप भी समझते हैं कि समय कम होता है। जी, मैं जनरल साहब के सवाल पे उस वक्त आऊंगा जब आप मुझे इस सवाल का जवाब देंगी कि आपने मुझे किस अपनी एजुकेशन की बुनियाद पर घुमा फिरा के बात करने का इल्जाम लगाया है। सर, आप पर्सनल ले जा रहे हैं, लेकिन जो सवाल आप जिस तरह से आप जवाब दे रहे थे वो सब समझ रहे हैं सर। सर, मुझे लग रहा है कि आप जवाब से भाग रहे हैं सर। इसे जवाब से भागना कहते हैं। माफी चाहती हूँ सर, इसे जवाब से भागना कहते हैं। अगर आपसे कुछ सवाल जो साफ तौर पर सीधे सवाल किया गया है, सुरेश जी मैं आपके पास आती हूँ, मुझे ये जवाब से भागना होता है। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रोग्राम यूट्यूब पे जाके देखा जाए, मेरी आवाज बंद होगी। आप देखिए, एक पाकिस्तान से आपकी आवाज खुली हुई है इस वक्त। आप एक पाकिस्तान से गेस्ट बुलाए, आप कैसे समझ रहे हैं कि वो आपका समर्थन कर देंगे? पाकिस्तान एक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर चुका है। अब दोस्ती की बात नहीं है, क्योंकि आप टेररिज्म के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुके हैं। अब हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाले। पाकिस्तान की जमीन से टेररिस्ट भेजे जा रहे हैं। अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता है तो भारत से सहायता मांगिए, हम उस टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करने का मादा रखते हैं। आप बोलिए कि आपसे नहीं हो रहा है, इतना बोलिए तो सही, कोऑपरेशन चाहिए तो। अब दोस्ती की बात नहीं है, आप टेलीविजन के थ्रू दोस्ती नहीं कर सकते, और नहीं पाकिस्तान से कोई आके आपकी बात का समर्थन देगा। जनरल साहब के सवाल पे आपने तो एक स्पीच किया जज्बाती, तो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जज्बात से ही होता है ना। आप टेररिस्ट को भेजते रहिए, जनरल साहब, टेररिस्ट को आप भेजते रहिए, और हम जज्बात भी ना दिखाएं टेररिस्टों के खिलाफ। आप हमारी सेनाओं को मरवाते रहिए और उसके लिए आपको शर्म भी ना है। ठीक है, नुसरत साहब अपना रिएक्शन दीजिए, क्विक रिएक्शन। जनरल साहब, आपने जो सवाल किया है, जी हाँ, देखिए, आपने सवाल करने से पहले मुझे कसम दिलवाई कुरान की, अल्लाह की, और ये ठीक है। पहली बात तो ये है कि मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि अकीदा या बिलीव जो है इंसान का एक जाती मेरा आइन क्या कहता है वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि, और मेरा आइन भी यही कहता है बाय द वे, कि ये मेरा जाती मसला है। आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि मुझे उस किताब की कसम खानी है या उस नाम पे कसम खानी है, ये आपने कैसे अज्यूम कर लिया बैठे बैठे? नंबर 1। नंबर 2, बोलने के लिए, सच बोलने के लिए, दूसरे हाँ, सच ज्यादा अहम। आत्मा की आवाज सुनिए। जी। अब मेरी आत्मा की आवाज आपको कितनी ठीक लगती है, आपको मेरे ज़मीर की आवाज़ कितनी ठीक लगती है, मुझे ये नहीं पता, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता आपको। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ जो आतंकवाद का इशू जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। पहली बात तो ये, वो इसलिए जुड़ा हुआ है, जो मैंने अभी 2 दिन पहले भी आपके फोरम में बैठ के बात की थी, कि उसका ताल्लुक
एक पुरानी गलती से है, जो सोवियत यूनियन और अमेरिका की जो एक प्रॉक्सी वार पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर के दौरान चल रही थी, उसमें पाकिस्तान का पड़ जाना ये एक शहद के छत्ते में हाथ डालने वाली बात थी। और पाकिस्तान अब तक उसको मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ प्रेशर नुसरत साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। आपने जो मुद्दा उठाया है उस वक्त भी हमने आपके बीच यही सवाल रखा था कि अगर ऐसा था, पाकिस्तान अगर उस टाइम से विक्टिम बन रहा है तो अभी तक क्यों बनता आ रहा है? पाकिस्तान ही अपनी सरजमी को आतंकवादियों को, जैसा वो कह रहे नहीं, जैसा वो कह रहे तो फिर क्यों पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाल पोस रखा है? कहीं पर भी अगर टेररिज्म होता है तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन पाकिस्तान से क्यों निकल आता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। तो पाकिस्तान को अलग थलग करने की नीति के तहत भारत सरकार अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए लगातार एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रही है जिससे पाकिस्तान वाकई अलग थलग पड़ता जा रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि भारत पाकिस्तान संबंध अब जल्द ही अपने निर्णायक मोड़ पर आने वाले हैं? इसी मसले पर एक बार फिर से ब्रेक के बाद मैं तमाम पैनलिस्ट का स्वागत कर रही हूँ। मैं एसपी साहब आपके पास आती हूँ। जैसा कि ब्रेक से पहले नुसरत अमीन साहब लगातार ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं से पाकिस्तान विक्टिम रहा है और ये जो स्थिति बनी है उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उसका जिक्र भी किया। लेकिन ये भी एक सत्य है कि पाकिस्तान तमाम तरीके से, जब से पाकिस्तान की नींव रखी गई है, वो भारत विरोधी ही, उसका अपने अस्तित्व को कायम करने के लिए भारत विरोधी छवि ही बनी है। ऐसे में अब जब तमाम तरीके से विदेशी मीडिया भी कह रही है कि संयम को हल्के में ना लें, अब उसे अलग थलग करने के लिए सार्क को भी निरस्त कर दिया गया है, आने वाले वक्त में न जाने क्या क्या होने वाला है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान अब बात समझेगा या नहीं समझेगा? तो फिर उसके पास उसकी तरफ से क्या रास्ते अपनाए जाएंगे? देखिए, ये हिंदुस्तान भी जानता है और पाकिस्तान भी जानता है कि कश्मीर जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और मैं कहना चाहता हूं कि 1950 में पाकिस्तान ने ऑफर दिया था कि आप कश्मीर हमें दे दो, ईस्ट पाकिस्तान ले जाओ। क्यों? उसका स्ट्रैटेजिक एंगल क्या था? पहली बात। दूसरी बात जो नुसरत अमीन साहब को मैं बोलना चाहता हूं कि हाफिज सईद, लश्कर तौबा, ऐसे यूनाइटेड नेशंस में हाफिज सईद पे बाउंटी है, वो डिक्लेयर्ड आतंकवादी है। ऐसे ऐसे लोग को आप पनाह दिए हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हमारे खिलाफ आतंकवाद करते हैं और तब आप कहते हैं कि हम आतंकवाद में इन्वॉल्व नहीं हैं। आप उनको मुजफ्फराबाद कोटली में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इक्विपमेंट देते हैं, फंडिंग देते हैं, सब कुछ देते हैं, और जब उस पर बैन की बात होती है कुछ लोगों पे तो चाइना का मदद लेके उसको ब्लॉक करवा देते हैं। तब कहते हैं कि हम आतंकवाद में इन्वॉल्व नहीं हैं। आपका ये बहादुर अली एविडेंस के रूप में कहता है कि हमको ट्रेनिंग दी गई है। आपका अभी जो 23 सितंबर को एक आतंकवादी पकड़ा गया है वो बोलता है कि पाकिस्तान में 3 वीक की हमें ट्रेनिंग दी गई है। इतना एविडेंस होने के बावजूद लखवी के केस में पाकिस्तान सरकार वॉइस सैंपल कोड क्यों नहीं दी? क्योंकि उसको पता है वॉइस सैंपल देगी, सब प्रूफ हो जाएगा, आतंकवाद का लिंक एस्टैब्लिश हो जाएगा। इतने इक्विपमेंट पकड़े जाते हैं वो सब पाकिस्तान कनेक्शन के होते हैं, रेडियो सेट पकड़ा जाता है वो पाकिस्तान। इतना एविडेंस होने के बाद एक हिंदुस्तान में कहावत है, कुछ भी कहो मैं मानूंगा ही नहीं, कुछ भी करो मैं मानूंगा ही नहीं। इस तरह से तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। नहीं, देखिए बात यह कि मानने ना मानने का इसमें जो सारा फलसफा है वो इस हकीकत में छुपा हुआ है कि आपके यहाँ एक लीगल फोरम ने बाकायदा ट्रायल कंडक्ट करके, हालांकि उसमें भी बड़ी कंट्रोवर्सी थी, लेकिन एक ट्रायल कंडक्ट किया, उसमें अजमल कसाब को सज़ा हुई और अजमल कसाब का कोई लिंक पाकिस्तान से निकला या वो पाकिस्तान का शहरी था, तो वो बात तो सामने आई। एक बाकायदा एक लीगल कोर्ट ने तो कम से कम एक वर्डिक्ट तो अनाउंस किया ना, प्रोनाउंस किया। अभी आप जो बहादुर अली की बात कर रहे हैं, हो सकता है पाकिस्तानी हो सकता है आतंकवाद हो, क्या आतंकवादी हो, लेकिन देखिए जब तक कोई आप ही क्या का, बेशक हमारा ना हो, आप क्या का कोई लीगल फोरम उसी तरीके से उसको तो केस तो ट्रांसफर कीजिए, आप केस हिंदुस्तान में ट्रांसफर कीजिए, 2 महीना में न्याय मिल जाएगा जैसे कसाब को मिला था।
क्योंकि जब आप पाकिस्तान सरकार वॉइस सैंपल देने के लिए तैयार नहीं है तो कवर अप स्टोरी है, कवर अप स्टोरी है। भाई आपने एक आदमी को अरेस्ट किया है, वो आपकी कस्टडी में है, आपके पास सारे इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन टूल्स मौजूद हैं, आपके एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आपके पास एविडेंस मौजूद है। लखवी हमारे कस्टडी में तो है? फिर मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे, लखवी कहाँ मेरे हमारे कस्टडी में है? आपने मोहम्मद अली की, आपने बहादुर अली की बात की है ना? एकदम। तो वो बहादुर अली की बात इस संदर्भ में मैंने किया कि हमारे पास तो देखिए, इतना एविडेंस है। नहीं देखिए देखिए। नुसरत साहब, प्रॉब्लम पाकिस्तान का है कि डिनायल मोड एक आपकी एक पॉलिसी हो गई है। पॉलिसी कुछ भी बोल दो, कुछ भी हिंदुस्तान एविडेंस है, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानते। नुसरत साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, उससे पहले मैं देखिए, पाकिस्तान कोई इतना सुपर पावर नहीं है, पाकिस्तान कोई आसमान से धरती पर उतरा हुआ कोई कौम नहीं है जो चाहे मनवा ले और जो चाहे कर दे। अगर पाकिस्तान ये कह रहा है, जिसको आप डिनायल मूड कह रहे हैं, तो जरा खोजिए तो कि कोई वजह तो होगी। चले, अगर मैं थोड़ी देर वजह क्या है सर? थोड़ी देर के वजह लिए यही है कि पाकिस्तान की झूठ बोलने पे सरकार, मास्टरी। पाकिस्तान की सरकार थोड़ी बंधी हुई है, थोड़ी क्या पूरी बंधी हुई है, क्योंकि आर्मी और क्या- आईएसआई कंट्रोल करता क्या- है उसे। ये भी एक सच है। खुद पाकिस्तान की मीडिया कई बार इस चीज को स्वीकार कर चुकी है। नवाज शरीफ साहब किस तरह की मजबूरी में रहते हैं। मैं आ रही हूँ नुसरत साहब आपके पास। ओपी साहब के पास जाना चाहूंगी, पूर्व राजनयिक हैं, उन्होंने तमाम तरीके से चीजों को समझाया। अब ओपी साहब, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब क्षेत्रीय सहयोग की बात आती है तो खाली भारत अपनी तरफ से बातें जो रख रहा है, उसके साथ साथ दूसरे देश भी ये कह रहे हैं, वो चाहे बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, भूटान हो, नेपाल हो, तमाम कहते हैं कि क्षेत्रीय सहयोग में एक ही बाधा है और वो है पाकिस्तान। तो क्या आने वाले वक्त में सार्क को हम बिना पाक के भी उसका अस्तित्व समझें? क्या सार्क को पाक की जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है? देखिए, अपने सभी पड़ोसी देशों को भारत से सहयोग की, आर्थिक सहयोग की इच्छा है और वो भारत से आर्थिक सहयोग करके अपना आर्थिक भला कर सकते हैं। वो सभी लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत से कोई भी कोऑपरेशन या एसोसिएशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, कहें से कि पाकिस्तान शुरू से ही हॉस्टाइल रहा है। इसलिए भारत की जो आर्थिक स्थिति बढ़ती जा रही है, उसके कारण अपने सभी पड़ोसी अपनी ओर झुकेंगे। इसलिए ये संभव है कि 1-2 साल में एक ऐसा एसोसिएशन पैदा हो जिसमें से पाकिस्तान बिल्कुल अलग रहेगा। जी पाकिस्तान अपने आप को ही आइसोलेट कर रहा है। नुसरत साहब, ओपी साहब हैं, हमारे पूर्व राजनयिक हैं, बहुत अच्छे से वरिष्ठ पूर्व राजनयिक हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पाक भी अब समझ रहा है कि वो अलग थलग होने वाला है। जी, पाकिस्तान के साथ तो बड़े मसले रहे हैं। अभी कोई कह रहा था राइट फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इंसेप्शन, और उसमें कुछ डिप्लोमेटिक गलती रही होगी पाकिस्तान के नेताओं की भी, सियासतदानों की भी। लेकिन देखें, गलतियां सबसे होती हैं, और गलती करने के बाद, बड़ी बड़ी गलतियां करने के बाद, बड़े बड़े मैसेकर्स करने के बाद लोग बड़े बड़े मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स बन जाते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान तो कोल्ड वॉर के दौरान भी, अगर मैं एक मिसाल दूं आपको, सोवियत यूनियन के कुछ ब्लॉक थे, कुछ सैटेलाइट स्टेट्स थी और पूरी दुनिया में, और जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था अमेरिका, बाज़ाहिर तो पाकिस्तान उसके साथ था, लेकिन आप रीजनल लेवल पे देखें, पाकिस्तान तो आइसोलेट हो गया था उस जंग की वजह से। ठीक है जी, ठीक है जी। एसपी साहब आपके सेंटेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आप नुसरत अमीन साहब, आप जिस तरह से इशारा दे रहे हैं कि कुछ लोग करके बहुत इंपॉर्टेंट ओहदे पे पहुंच जाते हैं, मैं समझ रहा हूं किस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। कृपा करके जो हमारे देश के बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं उनकी तरफ इशारा ना करें तो अच्छा रहेगा, पहली बात। क्योंकि यदि ऐसा कीजिएगा तो मैं आपको आपकी इतिहास बताऊंगा कि वो पाकिस्तान आर्मी जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि को लटका देता है। आवाज क्या सही तरह, मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूं कि जो आपका पाकिस्तान आर्मी आपके चुने हुए डेमोक्रेटिक हेड प्राइम मिनिस्टर को गद्दी से हटा के लटका देता है, जो इलेक्शन के पहले उसके बेटी को मार देता है, जो एक और इस तरह से कैप्चर करता है पावर, और मतलब इलीगल तरीके से, जो बलूचिस्तान में इलीगल तरीके से पूरा बलूचिस्तान को एनेक्स कर लेता है। किस तरह की बातें कर रहे हैं नुसरत साहब? प्रॉब्लम है साइक के साथ, मानसिक चीज के साथ पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है। आप खाली
हेरा फेरी करके उल्टा रास्ता लेके सब कुछ अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। गलत है, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, मैं बता देता हूं आपको। और क्योंकि विश्व पागल नहीं है, विश्व देख रहा है आपका सही चरित्र। कृपा करके सीधे रास्ते आइए, प्रेम की मोहब्बत के रास्ते पे चलिए, प्रेम और मोहब्बत के रास्ते पे चलिए, आपका विकास होगा। 67 इयर्स में क्या विकास हुआ है? अभी मैंने आपके नेशनल असेंबली में एक फरूजा खान या क्या करके हैं, उनका पढ़ रहा था मैं सोशल मीडिया पे, वो कह रही थी, आई एम अशेम्ड, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो आपकी तो ये हालत है, आपका पाकिस्तान आर्मी छोड़ के, आईएसआई छोड़ के और कुछ जमींदार छोड़ के बाकी सब लोग रो रहे हैं। ये क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान जनरल्स बिजनेस करते हैं? ये कौन सा फौजी है? फौज का एक मर्यादा होता है, फौज का एक कैरेक्टर होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि देश की रक्षा करो। उसका ये काम नहीं होता बिजनेस करो, धंधा करो और देश को बर्बाद करो। बात ये है कि मैं फिर कोई बात शुरू करूंगा, ये फिर बीच में बोलने नहीं, आप इस बात का जवाब दें। नहीं, मैं आपके हुक्म पे थोड़ी चलूंगा कि मैं मुझे अब ये करना है वो करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फिर बोलूंगा तो क्या गारंटी है कि ये शख्सियत जो बैठी है वो दोबारा इंटरफेयर नहीं करेगी? नहीं करूंगा, बोलिए। आप जो मुद्दे रखे जा रहे हैं, आप उससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, ये भी बता दीजिएगा। मेरा इशारा मोदी साहब की तरफ नहीं था और मेरा इशारा बहुत से लोगों की तरफ था। अगर उसमें मोदी साहब को आप शामिल कर रहे हैं तो ये आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे लोग गुजर चुके हैं जो बड़ी पाकिस्तान में ऐसे लोग गुजर चुके हैं जिनका जी बोले टायर्ड ऑफ दिस। जी बोले, आपकी आवाज आ रही है सर, सुन रहे हैं हम सभी। क्या बोलूं यार, क्या बोलूं? नहीं, आप बोले, आपकी बात सुनी जा रही है सर। कभी ऑडियो का प्रॉब्लम होता है, कभी कंट्रोल रूम में किसी एरर का बहाना बनाया जाता है। एकदम सही, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर जा रही है भाई। देखें मैं लावनी देखें, मैं बड़ी मॉडेस्टी के साथ कह रहा हूं, मैं खुदा ना करे किसी गलत एरोगेंस में नहीं कह रहा, मैं बड़ी मॉडेस्टी के साथ कह रहा हूं कि अगर मेरे साथ आपने ये सब करना है तो मुझे आप इनवाइट करना छोड़ दें। आपके आवाज आप जितने जो भी वक्तव्य दे रहे हैं बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप अपनी बात रखें नुसरत साहब, बात रखें अपनी, आप अपनी बात रखें, हम सुन रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू। कभी आप टेक्निकल नुसरत साहब प्लीज कंटिन्यू, डोंट वेस्ट द टाइम सर, प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम सर, प्लीज। क्योंकि अब देखिए, अब ऐसा होगा सर, देखिए हम यहाँ की आवाम भी आपको देख रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आवाम ये समझ ले कि आपके पास सवालों के जवाब नहीं है सर। जवाब दे रहा हूँ आपको और आप में बोलने वालों को नहीं रोक रही। और फिर जब मैंने आपको ही जवाब दिया, आपको ही टाइम दिया हम लोग नुसरत साहब, आपको ही टाइम दिया, मैंने उनको रोका और आपको ही टाइम दिया कि आप बोले, अपनी बात रखें। अमेरिका में, सोवियत ब्लॉक में, सोशलिस्ट ममालिक में, लैटिन अमेरिका के मुल्कों में, साउथ एशिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में ऐसे बहुत से लोग बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंच चुके हैं जिनके माजी का जो रिकॉर्ड है, मैं तो उसको क्रिमिनल रिकॉर्ड कहूँगा, वो कोई अच्छा नहीं है। और उसमें अचानक आप मोदी साहब को ले आए तो मैं क्या समझूं इस बात को? इसके ऊपर तो बड़े बड़े लतीफ़े जिनको सुनाने का टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन वो मिसाल के तौर पे ठीक हो सकते थे। मेरा मतलब ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान, अगर कश्मीर का जिक्र किया जाएगा तो अगले सेकंड फौरन मैं बलूचिस्तान का बोल दूंगा, बात गोल हो जाएगी। देखें, इस तरीके से कुछ मिलेगा नहीं इंडिया को। आपने 3 जंगें की, आप ये कहते हैं कि आप तीनों जंगें जीते थे। पाकिस्तान की तीनों जंगों में पिटाई हुई थी, यही समझते हैं ना आप? हम ये नहीं समझते, हम 71 का तो मानते हैं, बाकी नहीं समझते। लेकिन चलें, आप समझते हैं कि हर जंग में आपने मारा। सच तो यही है ना सर, समझते हैं, सच तो यही है। देखें ना, या तो आप बोल रहे फिर सर, जब हम सच बात बोलते हैं तो आप उसको स्वीकारते नहीं है। आप कह रहे हैं हम समझते नहीं है, सच रखते हैं सर। नुसरत साहब, अच्छा ठीक है, नुसरत साहब ये मुझे बता दीजिए, ये मुझे बता दें, आप मुझे ये बता दें, विद ड्यू रिस्पेक्ट ये बता दें, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट के एज अ जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, आज की तारीख में आप ये देखें कि भारत तो चलिए ठीक है, आप लगातार कह रहे हैं विरोध में रहा है, लेकिन हम विदेशों में, खासतौर से अगर दुनिया के दादा की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, क्या ये सच नहीं है कि अमेरिका आपको हर मसले पर, हर प्लेटफॉर्म पर अब सीधे तौर पर फटकार लगा रहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद को स्पॉन्सर करना बंद कर देना चाहिए? क्या ये सही नहीं है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल अगर ये कहता है कि भारत में मोदी के संयम की नीति को पाकिस्तान हल्के में ना ले, यानी अमेरिका भी समझ रहा है कि भारत अभी तक बहुत शांत तरीके से चीजों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान शायद वो भाषा को नहीं समझ रहा है। आप भारत को छोड़ दीजिए, दुनिया के तमाम जगहों पर आप देख लीजिए, आप पाकिस्तान को लेकर
विरोध के स्वर उठ रहे हैं सर। हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो रहा हो सर, हमें महसूस नहीं हो रहा है, ये चीजें सामने है, रिपोर्ट सामने है, रिपोर्ट तो हमने नहीं बनाई ना। आप ख्यालात की इस जन्नत में रहना चाहें, आप ख्यालात की इस स्वर्ग में रहना चाहें तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप जरूर रहें। हाँ, अमेरिका जो फिटकार कर रहा है, अमेरिका जब तक कायम है और जब तक उसका इंटरेस्ट उस तरह का इंटरेस्ट जिस तरह का हमेशा रहा है दूसरे मुल्कों के बारे में और दूसरे के रिसोर्स को कैप्चर करने के लिए, वो जो कुछ करता रहा है दूसरे मुल्कों के साथ, दूसरे मुल्कों के जरिए, जब तक उसका ये कैरेक्टर है मेरे और आपके सामने, अमेरिका में किसी सदर की या किसी CIA की मजाल नहीं है कि वो पाकिस्तान पर फटकार बरसाए। ये मैं बता दूं आपको, अमेरिका की अपनी हरकतें ऐसी रही हैं। कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भी तो एक्शन हो सकता था, जैसे सद्दाम हुसैन के खिलाफ हो, अमेरिका ने, क्योंकि पाकिस्तानियों को उनकी औकात पता थी, वो नंगे पाकिस्तानियों के आगे वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो सद्दाम के खिलाफ कर सकते थे, कर दिया, और करना भी चाहिए था। लेकिन आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, ये अमरीकी जो है ये धुले हुए हैं, ये किसी ठीक है सुदेश वर्मा जी हैं, सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है, इनकी शक्लें देखिए, ठीक है नुसरत साहब, सुदेश जी हैं, सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो आपकी बात का जवाब सही तरीके से दे पाएंगे। नुसरत साहब, मुझे लगता है कि नुसरत साहब और क्या बोलेंगे, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट नहीं मान रहा और वहाँ की जो आम जनता है, जिसको अगर हम मान लें कि एज ए जर्नलिस्ट वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो कौन उस सरकार के खिलाफ बोल के अपने ऊपर शामत लाएगा। मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ हकीकत क्या है। पाकिस्तान खुलकर एक्सपोज हुआ है, ऐसा एक्सपोज कभी नहीं हुआ था। शुरू से बोलता आया है पाकिस्तान कश्मीर के बारे में, पहली बार नहीं बोला है। 1000 ईयर्स ऑफ वॉर की बात किसने की थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी। आप बताइए कि कौन है जो बुरहान वानी, जिसको हम हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर टेररिस्ट मानते हैं, उसको वो शहीद मानते हैं। उसके बाद आप अपने धरती से आतंकवादियों को LOC हमारा अफगानिस्तान के साथ तो है नहीं, पाकिस्तान के साथ है, तो पाकिस्तान से ही तो आ रहे हैं। क्या भारत से जा रहा है कोई पाकिस्तान में? कोई नहीं जा रहा है, तो वहाँ से आ रहे हैं। वही तो पूरा प्रूव्ड है और पूरे वर्ल्ड को ये मालूम है कि पाकिस्तान टेररिज्म, और पाकिस्तान इस चीज़ को माना है। वो उसको बोलता है कि नहीं ये फ्रीडम फाइटर है, फर्क इतना ही है। हम बोल रहे हैं ये कोई फ्रीडम फाइटर नहीं होता, टेररिस्ट है। तो आज जो है थ्रेशोल्ड लिमिट पाकिस्तान क्रॉस कर चुका है। इन बातों से आप किसी नतीजे में, इन बातों से आप किसी नतीजे में नहीं पहुंचेंगे। आपको परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स लग सकता है कि आप जब बोले तो आवाज कम हो जाता है, आपको बोलने नहीं दिया जाता। ये कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान का एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है, पूरे वर्ल्ड में दिखाना चाहता है। अरे भाई साहब, आतंकवादियों को भेजना बंद करिए, समस्या खुद ही समाधान मिल जाएगा। आप भारत को फोर्स कर रहे हैं। आपको ये भी समझ में, हमने तो यहां तक बोला कि अगर आपसे आपके यहाँ के आतंकवादी कंट्रोल नहीं होते, आपके हाथ से बाहर चले गए, तो हमारा कोऑपरेशन मांग लीजिए। नुसरत अमीन जी, नुसरत अमीन साहब, नुसरत अमीन साहब, हाँ नुसरत अमीन साहब, आपको बार बार आज ये जो गलतफहमी हो रही है, आपकी सारी बातें स्पष्ट रूप से यहाँ क्लियर आ रही है, आप अपनी बात बोलें। अच्छा जी, क्या बोलूं मैं, सवाल कर रहे हैं, मैंने बातें सुनी नहीं उनकी। हमने देखा कि आपने अपना हेडफोन हटा दिया था। ये जो बार बार चीज हो रही है, सच जब सामने आता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है सर? कुछ ऐसी बातें हैं, अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो खुलासा हो रहा है साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो सुनिए। पाकिस्तान के खिलाफ जो सबूत हैं, ये हवा में नहीं है, ये हमारे ख्यालात नहीं है जन्नत के, ये सॉलिड प्रूफ है जिसको पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी मानता है। आपके यहाँ से टेररिस्ट यहाँ आते हैं, मैं पाकिस्तान की धरती से आते हैं, और आपका कर्तव्य है कि आप उसको रोकिए, उनको मारिए टेररिस्टों को, अगर आप मानते हैं वो टेररिस्ट है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात सुनने में कोई इनकार नहीं है। आपके 36 चैनल हैं जो मुझे मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल में लाइव शोज में लेते रहें, और आपके मशहूर आप समेत, आप शामिल हैं उसमें, आपके मशहूर इंडियन डिफरेंट चैनल्स पे होस्ट गवाह हैं कि मैंने उनकी बात सुनी और जवाब दिया है, जैसा भी उनको पसंद आया या ना है। लेकिन आप भी जो बात कर रहे हैं वो भी सुनी जा सकती है, लेकिन आपका अंदाज ठीक नहीं है। मुझे आपके अंदाज पे अंदाज हमारा, हम तो राष्ट्र सर्वप्रथम को लेकर चलते हैं सर।
नुसरत सर, आप हमेशा जो ये बातें करते हैं हम आपको क्लियर कर दें कि हम राष्ट्र सर्वप्रथम को लेकर बात करते हैं और हमारे लिए राष्ट्र हमारे दिलों में बसता है। अगर हमारे देश के सैनिक आपके यहाँ के आए हुए आतंकवादियों के चलते यूं ही शहीद हो जाते हैं तो सर हम चुप नहीं बैठ सकते। हम वो चैनल नहीं है कि हम चुप बैठे और उनकी मांग को और उनकी बीवियों को रोता हुआ देख के बस हम एज अ रिपोर्ट दिखाएं और चुप हो जाएं। नुसरत साहब, आप सच नहीं स्वीकार कर रहे हैं, मैं माफी के साथ कहूंगी। शायद ये पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन है, आपकी भी मजबूरी मैं समझ रही हूँ सर, मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ। आप जिस देश में बैठे और हैं आपको जो सबक सिखाया गया है कि रोजाना ये बात करनी है, अगर बहुत और आपको जो सबक सिखाया गया है कि कश्मीर की एसपी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। एसपी साहब, लावनी जी, वो रट्टू तोता मैं कभी नहीं एसपी बन साहब, सकता। एसपी साहब, लावनी जी, मैं नुसरत अमीन साहब से एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि नुसरत साहब, ये इतने सालों में आपने कहा ना कि इतना भड़क के लोग क्यों चैनल पे बोलते हैं, जख्म जो आपने दिया है, दूसरे को तो बोलने दे, भड़क के बोलें बेशक। नहीं, जख्म आपने दिया है, दर्द आपने दिया है, हमने बार बार प्यार शांति का हाथ बढ़ाया है, जख्म आप देते हैं उसके बाद डिनाई करते हैं, तो वो तो दर्द और बढ़ जाता है। और मैं पूछना चाहता हूं कि इतने मतलब पीओके का 70% बजट है वो आप ईयर मार्क करते हैं आतंकवादियों के लिए, 25% आर्मी का जो बजट है वो आतंकवादियों के लिए करते हैं। देखें, मैं बहैसियत पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बहुत सारी चीज़ों पे तनकीद कर सकता हूँ, अपने गवर्नमेंट की, अपनी इस्टेब्लिशमेंट की। फौज के ऊपर भी लिखा जाता रहा है, बहुत कुछ कहा जाता रहा है। मुझे समझ में नहीं आता आप लोग पता नहीं क्या समझते हैं। कभी आप आए, जो लोग यहाँ आए वो ऐसी बातें नहीं करते, मैंने देखा है। जो जर्नलिस्ट यहाँ आके काम कर चुके हैं, देख चुके हैं, वो वहां पर बैठ के जब हमसे बात करते हैं तो वो एतराज उनको भी होता है बहुत सारी बातों पे, लेकिन वो इस तरह नहीं करते जो आप पता नहीं क्या समझते हैं ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं एक चीज़ तो पाकिस्तान की अप्रिशिएट करूंगा, चाहे मैं जितना क्रिटिकल हो जाऊं यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, यहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ। अभी लोकल बॉडीज़ के ऊपर बात हो रही थी यहाँ पर, कराची के हवाले से, सफाई के हवाले से, जितना क्रिटिकल हो जाऊं, देखें एक बात तो मानूंगा, पाकिस्तान से वो कल्चर मीडिया से तकरीबन ख़त्म हो गया है कि जहां कोई नालायकी हुई एडमिनिस्ट्रेशन से, जहां कोई लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस से किसी नेग्लिजेंस की वजह से कोई वाक़या हुआ तो फ़ौरन इंडिया के ऊपर डाल दिया बगैर सबूत किए, बगैर। ये कल्चर पाकिस्तानी मीडिया ने ख़त्म कर दिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, वरना क्या होता था, मुझे सर अभी उरी में जो हमला हुआ, पाकिस्तानी मीडिया ने दिखाया कि ये हमला भारत ने ही करवाया है, सबूत होने के बावजूद। प्लीज सर ऐसी बातें ना करें। आप अगर वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बार बार तमाम तरीके से मेरे ऊपर भी आप सवाल उठा रहे थे, आप चैनल के ऊपर सवाल उठा रहे थे, तो मैं भी आपको बता दूं सर, पाकिस्तानी मीडिया ने किस तरीके से भारत के सबूतों को झूठ का पुलिंदा बताया था सर, ये भी एक सच है। पठानकोट में भी कुछ ऐसा ही हुआ, गुरदासपुर में भी ऐसा ही हुआ सर। देखिए, पाकिस्तान में भी जब पहले इस तरह के पठानकोट और गुरदासपुर और उड़ी टाइप के वाकयात होते थे तो फौरन पाकिस्तान इंडिया के ऊपर डाल देता था, लेकिन अब इस पागलपन से पाकिस्तानी मीडिया निकल आया है, पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस स्पेल से निकल आई हैं। उड़ी में क्या हुआ? उड़ी के बाद क्या हुआ है सर? ओह माय गॉड, उड़ी में क्या कराया गया सर? उड़ी हमले के बाद पाकिस्तानी मीडिया में क्या क्या चला कि भारत ने अपने ही जवानों को मरवा दिया, इस तरीके की खबरें चली हैं सर वहां पर। देखिए वो अगर और ये वीडियोस यूट्यूब पे हैं सर। मिनिस्टर ने बोला है, उनका तो क्या करेंगे वो, किस तरीके से ना जी, वो हो सकता है इंडिया के रिएक्शन में बोला हो, वो हो सकता है इंडिया ने जो इल्जामात लगाए पाकिस्तान के ऊपर, अब देखिए, अब आप खुद ही अपनी बात कह रहे हैं और खुद ही उस बात का जवाब भी दे रहे हैं सर। ओपी साहब मेरे साथ जुड़े हैं बहुत देर से जुड़े हैं, माफी चाहती हूँ ओपी साहब, माफी चाहती हूँ, आपके पास बहुत लेट आ रही हूँ, लेकिन आप भी सुन रहे होंगे ये जो बहस है, पाकिस्तान लगातार डिनायल मोड में रहा है, कुछ मजबूरियां वहां पर जुड़े हुए पत्रकारों की भी है, नाराजगी हो जाती है, नुसरत अमीन साहब नाराज हो रहे हैं, लेकिन सच क्या है वो कड़वा है, उसे स्वीकारना बहुत मुश्किल है और वो भी सबके सामने। ओपी साहब, देखिए, जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है वो कभी भी डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये जो जिसको हम लोग स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर बोलते हैं, वो वहाँ पाकिस्तान सरकार के रेगुलर एम्प्लॉइज हैं, और ये कहना कि वो स्टेट एक्टर हैं, नॉन स्टेट एक्टर हैं, ये केवल मीडिया क्रिएशन है। दे आर एम्प्लॉइज ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट,
they are controlled by Pakistan government, they are financed by Pakistan government. इसलिए भारत की पॉलिसी जो है बिल्कुल स्ट्रेट और फर्म होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो सिविलियन ड्रेस में इंडिया में घुसे या यूनिफॉर्म में घुसे, ठीक बात एक ही रहती है। यानी स्ट्रेट पॉलिसी होनी चाहिए। टू शॉर्ट में सुदेश जी एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपसे जरूर चाहूंगी। जिस तरीके से सिंधु समझौता को रद्द करने की बात हो रही है, पाकिस्तान ने एक धमकी दी है कि हम चीन के साथ मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देंगे। ऐसे में क्या क्या भारत का क्या अब कदम तो हो ये सकता है? समय आ गया है कि बिना कुछ गुरेज कोई किए किसी हुए का पानी नहीं हम रोक लोगों को जो सिंधु हम लोगों को समझौता है, लावनी जी वो हम अपने लोगों आप को ही लैप्स अब कर गया है। थ्रेशोल्ड लिमिट पार हो चुका है। अब हमको पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना होगा। एक्शन है। शुरू हो चुका है ठीक है। और यही एक्शन होता है। पाकिस्तान अलग थलग होगा ठीक है, और तो पाकिस्तान को अलग-थलग समझना करने होगा। की नीति के तहत सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान के लिए भी अच्छा यही होगा कि अगर वो अपनी भलाई चाहता है तो अपनी स्थिति को सुधारे, उन लोगों को अपने ही देश से भगाए जो वाकई उनके लिए भी गड्ढा खोद रहा है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक कहावत हिंदी की है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलते चलते नुसरत साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि आप हमारे आज के प्रोग्राम को हमारे वेबसाइट पे जरूर देखिएगा। आपके एक एक शब्द को अक्षरशः ऑन एयर किया गया है। और चलिए इसी उम्मीद के साथ की तस्वीर बदलेगी। अभी प्राइम टाइम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।